तो हमसे भी छोटा यार। अरे लेकिन मेरे साथ चलिए साहब, जगह बहुत अच्छी है। लकड़ी को बना दो रस्सी, कॉफी को लस्सी, टोपी से निकालूं। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती। अगर वे आम जनता के सामने आ जाते हैं तो तुरंत ही मनोरंजन का साधन बन जाते हैं। उनकी असामान्यता सामान्य जनता के बीच दम तोड़ देती है और जिंदगी भर की उदासीनता का जन्म होता है। ढाबे पर काम करने वाले छोटी उम्र के बच्चे को बिना कुछ सोचे समझे छोटू कहकर पुकारा जाता है, पर हम ये नहीं सोचते हैं कि वो छोटू अपने घर का बड़ा व्यक्ति है जिस पर पैसे कमाने की नौबत आई हुई है। हमारे फिल्म जगत में ऐसे कलाकार भी हैं जिनकी कद तो छोटी रहती है पर विचार बड़े होते हैं। अब आपको खूब सारे छोटे कद वाले कलाकारों की तस्वीर याद आने लगी होगी। उनमें से ही एक कलाकार वो भी थे जिन्होंने कोई मिल गया फिल्म में जादू का किरदार निभाया था। जी हाँ, वो ही जादू जिस पर अलग अलग मीम्स बनते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात ये भी है कि जादू का किरदार निभाने वाला कोई इंसान था। ये बात 10 साल बाद लोगों को पता चली। नहीं तो लोगों को यही लगता था कि कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से वो कैरेक्टर बनाया गया होगा। खैर, उस कलाकार का नाम है इंद्रवर्धन पुरोहित। इनका देहांत 28 सितंबर 2014 में हुआ और तब जाकर लोगों को पता चला कि इंद्रवर्धन ने ही जादू का किरदार निभाया था। इंद्रवर्धन पुरोहित जब फिल्म जगत में आए तो लोगों ने उनके नाम को लेकर आपत्ति दिखाई। ठेकेदार फिल्मकार उनका लंबा नाम सुनकर असहज हो जाते थे, इसलिए उन्होंने उनकी हाइट देखकर छोटू पुकारना शुरू किया। आगे चलकर लोकप्रिय होते ही लोगों ने उन्हें दादा पुकारना शुरू किया और इसीलिए इंडस्ट्री में उन्हें छोटू दादा इस नाम से पहचान मिली। फिल्म जगत का कड़वा सच ये भी है कि यहाँ के ठेकेदार शोहरत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कोई मिल गया फिल्म बनाने से लेकर रिलीज होने तक निर्माताओं ने इंद्रवर्धन पुरोहित साहब का नाम छुपा कर रखा। उन्हें किसी भी प्रमोशन का हिस्सा नहीं बनाया गया और ना ही किसी मंच पर उनका नाम लिया गया। फिल्म इतिहासकारों का कहना था कि फिल्मकारों ने जानबूझकर इंद्रवर्धन का नाम उजागर किया नहीं। इसके पीछे की वजह ये थी कि उन लोगों को जादू इस काल्पनिक किरदार को प्रसिद्धि के झोंके में लाना था। अगर लोगों को जादू के पीछे का असली इंसान दिख जाता तो शायद फिल्म उतनी हिट नहीं हो पाती। दूसरी ओर बाकी फिल्म इतिहासकारों का ये भी कहना है कि निर्माताओं ने जादू के कॉस्ट्यूम्स और मास्क पर करोड़ों रुपए खर्च करे थे। ऐसे में मास्क लगाने वाले इंसान को सिर्फ निर्देशन के अलावा कुछ करना भी नहीं था। इस वजह से फिल्मकारों की नजरों से पुरोहित साहब ने अभिनय किया ही नहीं था। इस वजह से फिल्म के क्रेडिट्स में भी उनका नाम नहीं रखा गया। पर हमारे नजरों से राकेश रोशन जैसे महान और काबिल फिल्मकार को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। अगर इस प्रकार का फालतू और वाहियात तर्क देकर पुरोहित साहब का नाम काटा गया था तो आजकल ड्रोन कैमरा चलाने वाले ऑपरेटर का नाम भी क्रेडिट में नहीं आना चाहिए। इंद्रवर्धन पुरोहित जी का जन्म 1949 को हुआ था और साल 1984 में जेब में 50 रुपए लेकर वे अकेले मुंबई आए थे। मुंबई आने का कारण भी यही था कि वे शुरू से फिल्मों में काम करना चाहते थे। यहाँ आने के बाद उन्होंने फिल्मकारों से मिलना शुरू किया और कोई काम मिलता उससे पहले ही उन्हें छोटा नाम मिल गया। ऐसे में 1985 की युद्ध फिल्म में उन्हें पहली बार अभिनय करने का मौका मिला। उसके बाद उनकी पहचान बढ़ती गई और काम मिलता गया। मुंबई ने न सिर्फ उन्हें नाम दिया बल्कि जीवन साथी भी दिया। संघर्ष के दौरान उनकी मुलाकात रेखा से हुई। उनका भी कद पुरोहित इतना ही था। उसके बाद बातों बातों में प्यार हुआ और शादी हो गई। शादी करने के बाद जब संतान की बात आई तो पुरोहित साहब ने ये कहकर संतान नहीं होने दिया कि अगर उनके बच्चों की किस्मत में भी बौनापन आएगा तो वो बड़े होकर उन्हें ही कोसेंगे कि क्यों मुझे पैदा किया, क्योंकि उनका मानना था कि हमारी जिंदगी दूसरों के लिए मनोरंजन का साधन होती है। आपका ये भी जानना जरूरी है कि पुरोहित साहब की पत्नी रेखा जी ने भी फिल्मों में काम किया था। उनकी और उनके पति की फिल्मोग्राफी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगी। साथ ही ये भी बता दूं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनके नाम सिर्फ 30 या 40 फिल्में हैं, किंतु उन्होंने लगभग 250 से अधिक फिल्मों में काम किया था। हाल ही की बात करें तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा इस सीरियल में भी इंद्रवर्धन साहब ने दयाबेन के रिश्तेदार की भूमिका निभाई थी। आज इंद्रवर्धन पुरोहित हमारे बीच तो नहीं है,
लेकिन उनकी वजह से दुनिया भर के जो बाकी असामान्य लोग हैं, उन्हें जीने की उम्मीद मिली है। धन्यवाद।